नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि राजीव गुलेरिया से जब अंजलि की बात होती है तब राजीव गुलेरिया उसे कहता है कि अगर सच में तुम मेरे बच्चों को नहीं पालना चाहती थी तो तुम मुझे बता देती, मैं अपने बेटे और अपनी बेटी को अच्छी तरह से पाल लेता। अंजलि मल्होत्रा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब राजीव गुलेरिया की बातों से उसे महल के बारे में पता चला कि कविन तुम्हें क्या जरूरत थी कि तुमने आलिशा को महल को गोद दे दिया, बड़ी रानी को गोद दे दिया। अरे तुम्हें नहीं कुछ भी करना था तो मुझे बता देती, उनका बाप तो उनके लिए जिंदा था। इससे अब अंजलि मल्होत्रा को पता चल जाता है कि उसने अपने बेटे को नहीं बल्कि उसने एक बेटी को भी जन्म दिया था। इसलिए वो बिना टाइम गवाए, क्योंकि उसे अब राजीव गुलेरिया से ये भी पता चल गया था कि उसका बेटा कोई और नहीं बल्कि आकाश गुलेरिया ही है। इसलिए अंजलि मल्होत्रा अब जल्दी से बिना समय गवाए आकाश के कमरे में आती और यहाँ आकर अब वो आकाश को बिना कुछ कहे पहले तो गले लगा लेती है, जिससे आकाश सोचता है कि शायद यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा के अपने बच्चों को बहुत ही मिस कर रही होगी, इसीलिए ही वो उसने उसे गले लगा लिया होगा। अब आकाश से वो सीधे ही बोलती है कि क्या तुम मुझे राजमहल में लेकर चल सकते हो। आकाश 2-3 बार उसे ये टालने की कोशिश करता है कि पापा आज 10 बजे मैं राजमहल में जाने वाले हैं, उन्हें आलिशा से कुछ काम है, इसलिए आप उनके साथ चली जाना। लेकिन अब अंजलि के मल्होत्रा कहती है कि क्या तुम मुझसे किसी चीज के लिए नाराज हो क्या, जो तुम मुझे राजमहल नहीं लेकर जाना चाहते। ये सुनते ही अब आकाश ने उनसे पूछा कि क्या आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मुझे आपसे नाराज होना चाहिए। आकाश की ये बात सुनकर तो अब अंजलि मामी को बहुत ही बुरा लगता है। एक पल के लिए उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे क्या नहीं, लेकिन अब वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो कैसे अपने बेटे से बात करे, कैसे उसे सारी ही बातें बताए। अंजलि अब आकाश की बात को सुनकर बस इतना ही कहती है कि बिल्कुल बिल्कुल अपने पापा पर गए हो तुम। ये कहते हुए ही अब अंजलि अपने कदम को अपनी तरफ उसकी तरफ बढ़ाती हो। और अब वो अपने मन में ही यही सोच रही थी कि क्या आलिशा भी मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करेगी जिस तरह से अब आकाश कर रहा है, क्योंकि आकाश के बिहेव से उसे अब लगने लगा था कि वो भी बिल्कुल राजीव की तरह ही उसके साथ बिहेव कर रहा है। अब वो सोचती है कि क्या मुझे मेरे बच्चों का प्यार कभी भी नहीं मिलेगा। क्या आकाश और राजीव सही कह रहे हैं कि मुझे अब अपने परिवार के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं आकाश और राजीव की बात तो सुन चुकी हूँ, लेकिन मैंने अभी आलिशा की आंखों में अपने लिए नाराजगी नहीं लेकिन अब मैं अपने लिए आलिशा की आंखों में नाराजगी नहीं देख सकती, क्योंकि राजीव गुलेरिया की बातें भी मैंने अच्छी तरह से सुन ली और आकाश की भी मैंने सुन ली कि ये दोनों ही मुझसे कितने नाराज हैं। इसलिए शायद अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं बची कि अब मैं आलिशा की नज़रों में अपने लिए सेम वही चीज़ें रिपीट होता हुआ देखूं। इसलिए मुझे भी अब शायद यहाँ से अब चले ही जाना चाहिए। अब मैं कभी भी अपने बच्चों की जिंदगी में वापस नहीं आऊंगी, क्योंकि वो मेरे बिना अपनी जिंदगी में खुश हैं, क्योंकि अब वो बहुत ही बड़े हो गए हैं और उन्हें अब मेरी जरूरत नहीं है, उन्हें अपनी माँ की जरूरत ही नहीं है। अंजलि अभी यही सब सोचते हुए ही अब वो अपने रूम में आकर अब अपना बैग पैक करने लगती है, क्योंकि आकाश से बस इतनी ही बातें होने के बाद वो जल्दी से ही आकाश के कमरे से निकल कर आ गई थी। और अब वो यहाँ पर आकर अपने बैग पैक करती है और अब वो कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर अब वो बैग में डालने लगती है। लेकिन आज उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे। ये पश्चाताप के भी थे और कहीं ना कहीं अब उसके दिल में राजीव गुलेरिया और आकाश दोनों की ही बातें चुभ रही थी। उसे अब ऐसा लग रहा था कि वो इतने सालों तक वो एक भ्रम में ही जीती आ रही थी कि एक दिन उसका बेटा उसे मिल जाएगा। और आज जब उसे इस सच्चाई का पता चला कि उसका बेटा कौन है, तो आज उसका ये भ्रम कुछ सेकंड में ही टूट गया। अपने इन्हीं ख्यालों से बाहर आते हुए ही अब अंजलि अपने बैग को लेकर वहां से जाने लगती है कि तभी अब वो सोचती है कि उसे कम से कम क्या सच में एक बार बच्चों से तो मिल लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने क्या बिगाड़ा है, बच्चों के साथ तो उसका बॉन्ड भी अच्छा है, इसलिए जाते टाइम एक बार वो बच्चों से मिल ले।
अंजलि अब बच्चों के रूम में उनसे मिलने के लिए जाने ही वाली थी कि तभी उसे सामने से आ रहे करण गुलेरिया पर उसकी नजर जाती है। तो वो अब करण को देखकर अब वो खुद को संभालने लगती है। यहाँ करण गुलेरिया भी अब अंजलि को देखकर कहते हैं, क्या हुआ है अंजलि तुम्हें? तुम मुझे कुछ उदास लग रही हो। ये सुनते ही अब अंजलि मल्होत्रा कहती है कि कुछ नहीं, मुझे मेरे बच्चों की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं वापस इंडिया जा रही हूँ। अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया उसे कहते हैं, क्या बात है अंजलि? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो? क्योंकि कुछ तो ऐसा हुआ है जो तुम सडनली अब इंडिया जाने की बात कर रही हो। करण की ये बात सुनकर अब अंजलि एकदम ही अब टूट कर नीचे गिर गई थी, क्योंकि अब ना तो वो करण गुलेरिया से वो बातें छुपा पा रही थी क्यों जो उसके दिल में एक तीर की तरह चुभ रही थी, और ना ही उसे वो ना बता पा रही थी ना ही छुपा पा रही थी। इसलिए वो वहां पर नीचे बैठ जाती और अब वो जोर जोर से रोने लगती हैं कि तभी अब करण गुलेरिया व अंजलि की ऐसी हालत को देखकर एकदम से ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर अंजलि को क्या हुआ? क्या अंजलि को किसी ने कुछ कहा है क्या? लेकिन अंजलि को ऐसे बिखरता हुआ देखकर अब करण गुलेरिया अब अंजलि को संभालते हुए कहते हैं, अंजलि यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, इसलिए पहले अपने रूम में चलो। बच्चों ने अगर तुम्हें ऐसे देख लिया तो उन्हें बहुत ही बुरा लगेगा कि आप उदास क्यों हो और रो क्यों रही हो। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब अंजलि कहती है कि अब मेरे यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए मुझे अब यहाँ से बस जाना है। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं कि हम हमारे रूम में चलकर बात करते हैं, और वो उसे उठाते हुए ही अब अंजलि को उसके रूम की तरफ लेकर जाते हैं। और अब वो उनके रूम के दरवाजे को बंद करके अब वो अंजलि से कहते हैं कि अब तुम मुझे बताओगी कि क्या बात है। करण की ये बात सुनकर अब अंजलि मल्होत्रा बस इतना ही कहती है कि आकाश मेरा बेटा है, और आलिशा भी मेरी बेटी है। जानते हो करण, जब भी उसे देखती थी ना तो पता नहीं क्यों मुझे उसके साथ एक लगाव सा हो गया था। जब आलिशा यहाँ पर महल में कुछ समय के लिए रुकने के लिए आई थी तो मुझे उसके साथ एक अपनापन सा महसूस होता था, लेकिन अब मुझे पता चला कि वो अपनापन मुझे उसके साथ क्यों महसूस हुआ था, क्यों मुझे उसके साथ इतनी जल्दी लगाव हो गया था। और जब भी मैं उसे देखती थी तो उसमें मुझे राजीव की एक झलक दिखाई देती थी। और करण देखो ना, मुझे आज पता चला कि वो मेरी बेटी है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो सच में पता ही नहीं था कि मैंने एक बेटी को भी जन्म दिया है। मैं तो आज तक बस यही जानती थी और यही सोचती थी कि मैंने बस अपने बेटे को जन्म दिया है और जो खो गया है, और मैं बस इतने सालों तक उसी को ही ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अंजलि अब एक एक बात करण के सामने कहने लग जाते हैं, लेकिन अंजलि की ये सारी ही बातें जितनी बातें अब एक एक करके करण गुलेरिया सुन रहा था, तो करण गुलेरिया को एक से एक झटका जरूर लगता जा रहा था, क्योंकि करण गुलेरिया को तो इन सब बातों के बारे में पता ही नहीं था कि अब अंजलि मल्होत्रा को सच के बारे में पता चल गया है। उसको पता चल गया है कि उसने 2 बच्चों को जन्म दिया था, एक है आकाश गुलेरिया और दूसरा है कविन आलिशा। अब वो यही सोचता है कि आखिर अंजलि को ये सब कैसे पता चला, कौन है वो जिसने उसे ये सब सच बताया होगा। आकाश और आलिशा इसके बच्चे हैं, आखिर किसको पता है इस राज के बारे में? कहीं अनिका ने तो नहीं? लेकिन फिर एक पल के लिए करण गुलेरिया सोचते हैं, नहीं, अनिका ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि अनिका से इसके बारे में मेरी बात हो चुकी थी। अपनी हैरानी को छुपाते हुए ही अब करण गुलेरिया कहता है, तुम्हें किसने कहा है अंजलि, ये किसकी बातों को सुनकर तुम इन बातों पर विश्वास कर रही हो? करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब अंजलि मल्होत्रा कहती है कि आकाश जानता है कि मैं उसकी माँ हूँ, और वो मुझसे नाराज भी है कि मैं उसकी माँ हूँ। मैंने उसे क्यों छोड़ दिया? मुझे समझ में ही नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। क्या मेरे इंडिया जाने से पहले तुम मुझे बस एक बार आलिशा से मिलवा सकते हो? क्योंकि बस मैं एक बार अपनी बेटी की नज़रों से ही देखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि सच जानने के बाद शायद वो भी मुझसे इतनी ही नफरत करेगी जितनी कि मुझसे अब आकाश करता है। अंजलि की ऐसी हालत देखकर तो अब करण गुलेरिया अपने दोनों ही हाथों की मुट्ठियों को एकदम से ही भींच लेता है, और अब वो सोच लेता है कि उसे एक बार आकाश और आलिशा को सच बताना ही होगा,
क्योंकि अगर उन्हें पता चल चुका है कि अंजलि उनकी माँ है, अगर आकाश को पता चल गया कि अंजलि उसकी माँ है, तो उसे अब आलिशा के साथ साथ आकाश को भी सारी ही बातें बतानी पड़ेगी। क्योंकि मैं अंजलि को ऐसे कसूरवार होता हुआ नहीं देख सकता। अंजलि कितने ही सालों से अपने बच्चों के लिए तड़पी है। करण गुलेरिया अब अंजलि के रूम में बने हुए अब स्टैचू के पास जाकर अब कहते हैं, प्लीज सेंड माई मैसेज रोहित अनिकाज रूम एंड आकाश एंड मयूर रूम्स। मैं उन्हें अंजलि मल्होत्रा के रूम में बुला रहा हूँ, प्लीज दोनों के ही कमरों में इस बात को पहुंचा दो। स्टैचू को इंस्ट्रक्शन देने के बाद अब करण गुलेरिया अपने फोन को निकाल कर अब कविन आलिशा का नंबर डायल कर देते हैं। कुछ देर की रिंग के बाद जब सामने से आलिशा की आवाज आई तो आलिशा अब कहती है, मिस्टर गुलेरिया अभी 10 बजने में काफी वक्त है। इतनी सुबह सुबह फोन करने का क्या मतलब है? क्यों किया है आपने इतनी सुबह सुबह मुझे फोन? आलिशा की यह बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि मुझे माफ कीजिएगा रानी साहिबा कि मैंने आपको समय से पहले बहुत परेशान कर दिया, लेकिन क्या आप अभी हमारे पैलेस में आ सकती हैं? इट्स अर्जेंट, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, अगर आप आ सकती हैं तो। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब आलिशा कहती हैं कि ठीक है, हम 25 मिनट में वहां पर पहुंचते हैं। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, थैंक यू सो मच बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा यहाँ पर। ये कहते हुए ही अब करण गुलेरिया अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और वो अब वापस से अब अंजलि की तरफ जाते हैं और अब अंजलि से कहते हैं, तुम बाथरूम में जाकर पहले शावर ले लो, मैं भी एक बार फ्रेश होकर आता हूँ। मुझे लगता है कि बच्चों को भी अब फ्रेश होकर आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। और हाँ अंजलि, प्लीज मेरे आने तक कोई भी बेवकूफ़ी मत करना, आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये कहते हुए ही अब करण गुलेरिया अंजलि मामी के रूम से बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक रोहित और अनिका दोनों ही एक दूसरे की बाहों में थे। अनिका अब रोहित से पूछती है, उस रात तुम्हारे और रश्मि के बीच कुछ हुआ था क्या मिस्टर मारवा, जैसा वो कह रही थी? क्योंकि जब एक बार रश्मि हमसे मिली थी तो उसने हमसे जो कहा था क्या वैसा सच में हुआ था? क्योंकि अब तो आपको सारी ही बातें याद आ गई हैं। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित उसे हैरानी से देखते हुए कहता है कि आर यू जेलस ऑफ हर? मेरा मतलब है कि अगर कुछ हुआ भी होता था तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उस वक्त हम कोई रिलेशनशिप में तो थोड़ी ही ना थे। रोहित के इस जवाब पर अब अनिका अब उसे एक तेज लुक देती है और उसके पेट में एक अपना मुक्का मारती है और अब वो रोहित से कहती है, मुझे उस रात का सच बताइए ना मिस्टर मारवा, उस रात आपने क्या क्या किया था? क्योंकि मेरे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है। अनिका के इस सवाल पर अब इससे पहले कि रोहित कोई भी जवाब देता कि तभी दोनों के ही कानों में अब एक आवाज आती है जो कि उस स्टैचू की थी जो उन्हें ये मैसेज दे रही थी कि मिस्टर करण गुलेरिया आप दोनों को मिसेज अंजलि मल्होत्रा के रूम में बुला रहे हैं। स्टैचू का ये मैसेज मिलते ही अब दोनों ही हैरानी से पहले तो एक दूसरे को देखते हैं कि आखिर इतनी सुबह सुबह क्या हो गया है जो पापा उन्हें अंजलि मामी के कमरे में बुला रहे हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। रोहित अब अनिका से कहता है, मेरी एब्सेंस में कुछ ऐसा हुआ है क्या अनिका जिसके बारे में शायद पापा बात करना चाहते हैं? रोहित के इस सवाल पर अब अनिका कहती है, ऐसा तो कुछ खास नहीं हुआ है मिस्टर मारवा, खैर चलिए पहले शावर ले लेते हैं और फिर उसके बाद ही हम दोनों चलते हैं और चलकर देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, क्या मेरा जाना जरूरी है? आई मीन मेरे ख्याल से पापा ने सिर्फ तुम्हें बुलाया है क्योंकि उन्हें मेरे यहाँ होने का तो कोई आइडिया ही नहीं है मेरे यहाँ कि मैं यहाँ पर हूँ। हालांकि वो तो अभी यही सोच रहे होंगे कि मैं दुनिया में ही नहीं हूँ, इसलिए शायद वो तुम्हें ही बुला रहे हैं। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका उसे घूर घूर कर देखने लगती है और अब वो उसे चिढ़ाते हुए ही कहती है कि आप चल रहे हैं मिस्टर मारवा, या मैं अब सभी को ही हमारे रूम में यहीं पर ही बुला लूं ताकि वो साक्षात आपका भूत यहाँ इस कमरे में ही देख सकें। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि ठीक है फिर मैं चलता हूँ, प्लीज पहले शावर ले लो। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, ठीक है आप शावर ले लीजिए। अनिका की बात को सुनकर अब रोहित शावर लेने के लिए अंदर बाथरूम में चला जाता है। तो यहाँ अनिका अपने मन में ही यही सोचती है कि पूरी जिंदगी में शायद पहली बार मनीषा गुलेरिया और कामिनी ने शायद एक अच्छा काम किया था जो उन दोनों ने मिस्टर मारवा को गुलेरिया हाउस लेकर आई थी।
क्योंकि पूरी जिंदगी में तो उन्होंने कोई भी ढंग का काम नहीं किया, लेकिन इस एक काम के लिए तो मुझे उनका थैंक यू करना चाहिए। शायद इसलिए ही कामनी को पता था कि मेरा बेटा कहाँ था, और मनाली में होने की वजह से उन दोनों ने ही रोहित को ही नहीं पहचाना था कि वो कौन है, क्योंकि अगर उन्हें पता होता तो शायद वो दोनों ऐसा कुछ भी नहीं करती। अपने ख्यालों में ही अनिका भी थी कि तभी उसकी नज़र अब उस मेडिकल रिपोर्ट पर जाती है जो कि रोहित मारवा ने उसे दी थी। बीती रात उसे देखने के लिए उसे कहा था। अनिका अब जल्दी से उस टेबल पर रखी हुई उसे फाइल को उठाती है और उसे अपने हाथ में लेकर अब उसके पेजेस को बड़े ही ध्यान से पढ़ने लगती है। उसके एक एक पेज को बड़े ही ध्यान से पढ़ने के बाद अब अनिका उस फाइल को बड़ी ही अच्छी तरह से देखती है, उसमें सारे ही रिपोर्ट्स को समझने की कोशिश करती है। तभी उसके कानों में अब फिर से रोहित मारवा की आवाज़ आती है कि जाओ जाओ अनिका, जल्दी से शावर ले लो। पता नहीं पापा ने हमें वहाँ पर क्यों बुलाया होगा, हमें जल्द से जल्द वहाँ पर चलना चाहिए। रोहित की बात को सुनकर अब अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है और अब वो अपने हाथ में ली हुई उस फाइल्स को साइड में रखकर अब उसे बाथरूम की तरफ अब वो चली जाती है। अनिका बाथरूम में जाने के बाद अब अपना शावर लेती है। शावर लेने के वहीं दूसरी तरफ अभी आकाश और मयूर दोनों ही अभी स्टैचू के उस मैसेज को सुनकर अब वो दोनों भी जल्दी से अब शावर लेने के लिए बारी बारी से बाथरूम में चले जाते हैं। कुछ देर में अब सभी पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं और अब वो सब अंजलि मल्होत्रा के रूम में आने के लिए तैयार थे। अब वो सब जल्दी से अब अंजलि मामी के रूम की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ अब तक कवि नालिशा भी अपने चौपर में बैठकर वहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के पैलेस पर आ जाती है। चौपर में से उतरकर वो अब सीधा ही पैलेस के अंदर आ जाती है। जैसे ही हेड सर्वेंट की नज़र यहाँ पर कवि नालिशा पर जाती है तो अब वो अपना सिर झुकाते हुए उन्हें ग्रीट करते हैं और फिर कवि नालिशा भी अपना सिर झुकाते हुए उन्हें जवाब देती है। और उसके बाद वो एलिवेटर में जाकर सीधा ही अब 3rd फ्लोर के बटन को प्रेस कर देती है, क्योंकि जब उसने हेड सर्वेंट से पूछा था कि मिस्टर करण कहाँ हैं, तब उन्होंने उन्हें वहीं पर ही जाने के लिए बोला था। कुछ ही देर में कवि नालिशा 3rd फ्लोर पर आ जाती है और कुछ देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अब वो अंजलि मामी के रूम में के सीधा ही पास आ जाती है। अंजलि मामी के रूम के पास आने के बाद अब वो उनके रूम के दरवाजे को नॉक करने लगती है। कुछ ही देर के बाद जब दरवाजा खुला तो सामने अंजलि मल्होत्रा को देखकर अब कवि नालिशा कहती है, कैसी हैं आप? आई होप आप ठीक होंगी। वो हम यहाँ किसी काम से आए थे तो सोचा कि पहले हम आपसे मिल लें। कवि नालिशा की ये बात सुनकर तो अब अंजलि मामी उन्हें गले से लगाकर कहती है, कैसी हो तुम? मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। अंजलि मामी के इस सवाल पर अब कवि नालिशा कहती है, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, वो बस हमें मिस्टर करण गुलेरिया से कुछ बात करनी थी। कवि नालिशा की ये बात सुनकर अब अंजलि मामी कहती है, आप अंदर आकर बैठिए ना, वो करण बस आते ही होंगे, वो बस अभी ही आ जाएंगे, वो कहकर गए हैं। ये सुनते कवि नालिशा कहती है, माफ़ कीजिएगा, वो आज हमें 2 बजे कॉलेज में जाना है और मेरे लिए वहाँ जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज का मेरा शेड्यूल काफ़ी ही बिजी है, तो शायद अभी मैं आपके पास नहीं बैठ पाऊँगी। अगर आज का मेरा इतना बिजी शेड्यूल नहीं होता तो हम आपके साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करते। यहाँ कवि नालिशा अंजलि मामी से बात कर ही रही थी तो वहीं अब तक आकाश और मयूर गुलेरिया दोनों ही अब तक अंजलि मामी के रूम के पास आ जाते हैं। और जैसे ही आकाश और मयूर दोनों ही उनके कमरे तक पहुँचते हैं तो उनके पीछे पीछे करण गुलेरिया भी वहीं पर ही आ रहे थे। अब तक रोहित और अनिका भी अपने रूम से बाहर निकलकर एलिवेटर के पास आ गए थे अंजलि मामी के कमरे में आने के लिए, और अब उन्होंने भी 3rd फ्लोर के बटन को प्रेस कर दिया था। कुछ ही देर में वो दोनों भी अब तक 3rd फ्लोर पर आने के बाद अब वो दोनों अंजलि मामी के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। सभी अब तक अंजलि मामी के कमरे में आ जाते हैं। जैसे ही सभी की नजरें अब अनिका के साथ खड़े हुए वहां पर रोहित मारवा पर जाती है तो वहां पर सभी अब बस फटी हुई आंखों से रोहित को ही देख रहे थे। किसी को भी अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब क्या है, क्योंकि अब तक तो आकाश, मयूर और कवि नालिशा के कहे अनुसार सब रोहित के मरने का मातम मना चुके थे। सबको यही लग रहा था कि रोहित अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन रोहित को ऐसे सामने देखकर सबको एक बड़ा ही जोर का झटका लग रहा था। उनके चेहरे पर मिक्स इमोशंस थे। उनके चेहरे पर खुशी और गम और आश्चर्य सब कुछ एक साथ ही दिखाई दे रहा था।
करण गुलेरिया अब रोहित को देखकर रोहित के पास आकर अब उसे एकदम से ही अपने गले लगा लेते हैं और अब वो गले लगाते हुए अब उन्हें कहते हैं, तुम ठीक हो? थैंक गॉड, ये तो सच में भगवान की बहुत ही मेहरबानी हुई। मैं बता नहीं सकता कि मुझे तुम्हें देखकर कितनी खुशी हुई है। अरे कितना डर गया था मैं तो जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना। अपने पापा की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, अनिका के होते हुए रोहित को कभी कुछ हो ही नहीं सकता है पापा, इसलिए डोंट वरी। अब एक एक करके सभी अब रोहित से मिलते हैं। सभी के चेहरे पर अब रोहित को देखकर एक खुशी साफ साफ दिखाई देती है। करण गुलेरिया भी अब अनिका के पास जाते हैं और अब वो अनिका से कहते हैं, बेटा क्या तुम दरवाज़ा बंद कर दोगी? अपने पापा की ये रिक्वेस्ट सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और अब वो अंजलि मामी के रूम के दरवाजे को बंद करने के लिए दरवाजे के पास चली जाती है। जैसे ही बुधर अनिका ने दरवाजा बंद किया, अब करण गुलेरिया अब अनिका से ही कहते हैं, बेटा तुम्हारे पास प्रूफ है ना कि कवि नालिशा आकाश की ट्विन सिस्टर है? करण गुलेरिया अब सीधे ही उन सब के सामने ही अब अनिका से ये सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि अनिका और करण के पीछे जब बात हुई थी तब अनिका ने एक बार ये सब कहा था। अपने पापा की ये बात सुनकर तो अब अनिका हैरानी से ही अपने पापा को ही देख रही थी कि आज उसके पापा अपने मुंह से ही इस बात को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो कहा था कि जिस दिन ये बात बाहर आएगी उस दिन तूफान आएगा। इसलिए अनिका को खुद आश्चर्य हो रहा था कि वो इन सब के सामने कवि नालिशा की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब तक ये मैटर क्या था अनिका को भी उसका कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि कुछ ही वक्त पहले तक तो उसके पापा ने उसे खुद ही कह रहे थे कि वो इस सच को कभी भी बाहर ना आने दे, और आज खुद उनके पापा ही उसे कह रहे हैं कि वो तुम्हारे पास वो प्रूफ है ना। करण गुलेरिया अनिका की हैरानी को अच्छे से समझ रहे थे कि आखिर अनिका अभी तक चुप क्यों है, क्योंकि उसे अपनी कही हुई बातें अभी भी याद थी। इसलिए उसकी हैरानी को समझते हुए अब करण गुलेरिया कहता है, बेटा प्लीज दे दो ना वो सबूत, मुझे उसकी ज़रूरत है। अपने पापा की ये बात सुनकर अब अनिका अपने फ़ोन में कुछ टाइप करते हुए अब अपने फ़ोन में कुछ रिपोर्ट्स को निकालती हैं और अब उस रिपोर्ट्स को सर्च करने लगती हैं, जिसे एनी ने अनिका को सेंड कर दिया था। अपने फ़ोन में रिकॉर्ड को निकालने के बाद अब अनिका अपने फ़ोन को करण गुलेरिया को देते हुए कहती है, ये है वो रिपोर्ट्स पापा, एक बार आप चेक कर लीजिए। अनिका के हाथ से अब अनिका के फ़ोन को लेकर अब करण गुलेरिया उस फ़ोन को कवि नालिशा को देते हुए कहते हैं, ये लो रानी साहिबा, इसे अच्छे से देख लो, कहीं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं, क्योंकि ये वो सबूत है, शायद इसे देखकर तो आप मेरी बात पर यकीन करोगी। मिस्टर करण गुलेरिया के हाथ से अनिका के फ़ोन को लेकर अब कवि नालिशा उस रिपोर्ट को बड़े ही ध्यान से पढ़ने लगती है। पूरी की पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद अब कवि नालिशा मिस्टर करण गुलेरिया से कहती है, इस रिपोर्ट के हिसाब से तो मिसिज अंजलि मल्होत्रा मेरी माँ है, लेकिन ये रिपोर्ट तो आपकी बेटी ने ही निकाली है। तो इस बात का क्या सबूत है कि ये रिपोर्ट सही है? क्योंकि अगर ये रिपोर्ट आपकी बेटी ने निकाली है तो हो सकता है उन्होंने ये सब आपके कहने से निकाली हो, तो मैं अब इसके ऊपर कैसे ट्रस्ट कर सकती हूँ। कवि नालिशा की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया अपनी जगह से थोड़ा सा आगे होते हुए अब आकाश के सामने खड़े होकर अब उसके सिर पर दो बाल निकालते हैं, जिसे वो आकाश के सिर से ऐसे बाल निकालने से आकाश को अब हल्का सा पेन होता है और वो आउच कहते हुए ही अब आकाश भी अपने हाथ से अब अपने सिर को रगड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अभी करण गुलेरिया ने अंजलि के सिर से भी अब उसके दो बालों को निकाल कर खींच लिया था, और जिसकी वजह से अब अंजलि के भी दो बाल अब करण गुलेरिया के हाथ में आ गए थे। करण गुलेरिया ने बारी बारी से आकाश और अंजलि दोनों के ही बालों को निकाल लिया था। अब करण गुलेरिया बालिशा के सामने जाकर कहते हैं कि मेरे हाथ में दो बाल हैं, एक तुम्हारे भाई का है और दूसरा तुम्हारी माँ का है। तुम्हें जिस पर भी भरोसा हो तुम उसे कहकर अपनी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट निकलवा सकती हो, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रूफ तो और क्या ही होगा, क्योंकि तुम्हारे सामने दूध का दूध पानी का पानी सब कुछ हो जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है, और उससे भी फिर तुम्हें शायद ट्रस्ट करने में थोड़ी सी आसानी हो, क्योंकि रानी साहिबा सब कुछ तो अब आपके सामने ही है। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब आलिशा अपनी पॉकेट से दो जिपलॉक प्लास्टिक बैग को निकालती है और अब वो दोनों ही हेयर सैंपल को उन बैग में रखकर अब उस बैग को अपनी पॉकेट में रख लेती है।
इधर करण गुलेरिया अब आकाश की तरफ देखकर अब कहते हैं, बताओ आकाश, तुम क्या जानना चाहते हो? आज खुलकर अपने सवालों को मुझसे पूछना है। मैं तुम्हें तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो वो आई थिंक वो ठीक नहीं है। हालांकि मुझे पूरी तरह से नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन अंजलि की बातों से जितना मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ वो शायद ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना कि ये बात इस रूम से बाहर बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ हम सब के बीच में जो भी बातें होंगी वो बस इस रूम तक ही होनी चाहिए। करण गुलेरिया की यह बात सुनकर अब आकाश एक पल के लिए तो चुप रहता है, क्योंकि उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, क्योंकि उसे इतने दिनों से उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, इसलिए अब आकाश कहना शुरू करता है। मुझे मिसेज अंजलि मल्होत्रा से सवाल करना है कि जब उन्हें मुझे बायकॉट ही करना था, जब उन्हें मुझे छोड़ना ही था, मेरी परवरिश नहीं करनी थी, तो उन्होंने मुझे जन्म ही क्यों दिया था? आकाश के इस सवाल पर अभी से पहले कि अंजलि मामी कोई भी जवाब दे पाती, उससे पहले ही अब अनिका ने आकाश से कहा कि क्या श्रेया ने पिंकी को जन्म देने के बाद बायकॉट कर दिया था? आकाश, क्योंकि श्रेया और पिंकी के बारे में तो तुम अच्छी ही तरह से जानते हो ना। श्रेया से तुम प्यार करते थे, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि क्या श्रेया ने भी पिंकी को अपनी मर्जी से बायकॉट किया था, या फिर क्या मैंने आर्यन को रिया को किया था? हम ऐसा सोच भी नहीं कैसे सकते हैं, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, क्योंकि तुम्हारे सामने तो दो केसेस तुम्हारी आंखों के सामने खुले हुए हैं। एक जहां पर श्रेया और पिंकी का है, दूसरा यहाँ पर मेरा और आर्यन का है। इसलिए बिना सच जाने तुम अपने मन में अंजलि मामी को लेकर एक परसेप्शन कैसे बना लिया? अरे, उस परसेप्शन को बनाने से पहले तुम्हें कम से कम उसके बारे में सोचना, उन सारे ही सवालों को तोलना, ये सब तो करना ही था। उससे ही तुम सच मान रहे हो जो तुम सोचना चाहते थे। अरे, तुम्हें और आलिशा को तो उनसे छीन लिया गया था जब तुम्हारा जन्म हुआ था, और तुम्हारा सच तो वो फिर भी जानती है। लेकिन ये सोचो ना आकाश कि आलिशा के बारे में तो वो कुछ भी नहीं जानती थी, क्योंकि उन्हें बस इतना तो याद था कि उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है। लेकिन उनकी बदकिस्मती देखो कि उन्हें ये नहीं पता था कि उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, एक आकाश को और एक आलिशा को। अनिका की अब ये बात सुनकर अब आकाश एकदम से ही हैरान हो जाता है, लेकिन अब वो कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा कि मुझे इनसे छीन लिया गया था? आकाश की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि तुम्हें और आलिशा दोनों को ही, जब तुम दोनों का ही बर्थ हुआ था, तो उसी समय तुम दोनों को किडनैप कर लिया गया था। उस वक्त अंजलि बेहोश थी जिस समय इनके पास से तुम दोनों को किडनैप किया हुआ था। तो अगर ये बेहोशी की हालत में तुम्हें कैसे ही बचा सकती थी? तुम्हारे जन्म से लेकर अब तक अंजलि तुम्हें ढूंढ ही रही है, क्योंकि जब से बस अंजलि को इतना बताया गया था कि इसने एक बेटे को जन्म दिया है, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में इसने बच्चों को जन्म दिया था तुम दोनों को, वहाँ के स्टाफ ने भी इनके साथ धोखा किया था। उन्होंने कभी नालिशा के बारे में तो कुछ भी बताया ही नहीं था। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर तो अब आकाश एकदम से ही हैरान होता है, और अब वो कहता है, ये कैसे हो सकता है पापा? चलिए मैं मान लेता हूँ कि आलिशा इनसे दूर थी, इसलिए वो आलिशा तक नहीं पहुँच पाई, क्योंकि ये यहाँ पर ये इंडिया में थी और आलिशा इधर पेरिस में थी, और किसी भी रीजन की वजह से इन्हें नहीं पता था कि इन्होंने उस दिन सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि एक लड़की को भी जन्म दिया था। लेकिन पापा, मैं तो इनके पास ही था ना, ये मुझे कैसे नहीं पहचान पाई? आकाश के इस सवाल पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि तू मेरे और सिर्फ मेरे ही पास था, लेकिन मुझे तेरे 5 साल का होने तक तो मुझे भी पता नहीं था कि तू अंजलि का बेटा है, क्योंकि मुझे भी जब तू 5 साल का हो गया था तभी जाकर मुझे पता चला था कि तू अंजलि का बेटा है। लेकिन उससे पहले तो मुझे भी तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं था। करण की इस बात पर तो वहां पर खड़े हुए सभी एकदम से ही चौंक जाते हैं, क्योंकि करण की इस बात ने सभी को चौंका दिया था। सभी के मुंह खुले हुए थे और आंखें भी पूरी की पूरी खुली हुई थी। यानी का अब करण गुलेरिया से कहती है, पापा, अगर आपको तब पता चला था जब आकाश 5 साल का हो गया था, तो 5 साल तक आप आकाश को किसका बच्चा समझ रहे थे? क्या आप बताएंगे? अनिका के इस सवाल पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि तब तक मैं आकाश को अपने दोस्त का बेटा समझ रहा था, जिन्हें कभी आलिशा भी जानती है। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब आलिशा कहती है कि आप किसकी बात कर रहे हैं और किसे हम जानते हैं, क्या आप खुलकर बताएंगे?
ये सुनते ही अब मिस्टर करण गुलेरिया के मुंह से एकदम से ही निकल गया था कि मैं तुम्हारे मामा की बात कर रहा हूँ, मिस्टर धनंजय पीरामल। करण गुलेरिया के मुंह से ये नाम सुनते ही तो एकदम से रोहित को तो 440 वोट का एक झटका लगा कि आखिर उसके पापा को आकाश कहाँ मिला। और करण गुलेरिया आकाश को धनंजय पीरामल का बेटा समझ रहे थे, जबकि उनका बेटा तो रोहित मारवा है। यहाँ जब अंजलि ने ये सब सुना तो उसने अब करण से कहा, मुझे तुम्हारी अब कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है करण, कि तुम कह क्या रहे हो। ये तुम क्या कह रहे हो, मेरे दोनों ही बच्चे राजमहल तक कैसे पहुँचे? क्या तुम मुझे मेरे सवालों के जवाब दे सकते हो? अगर तुम्हें सारी ही बातों का पता है तो यहाँ पर करण मेरे भी कुछ सवाल है जिनके जवाब अब तुम्हें मुझे देने हैं।